हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर स्टडी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट, जो कि दिसंबर में जो होने वाला है एग्ज़ाम। और ये हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं। तो ये सिर्फ हिंदी पेडागोजी के में ही नहीं काम आएंगे, बल्कि ये जो अदर सब्जेक्ट हैं जैसे ईवीएस हुआ या सीडीपी हुआ, हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, इसमें भी ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये क्वेश्चंस। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके हम बात करेंगे क्वेश्चंस के। पहले हम डिटेल में जानेंगे कि भाषा क्या है, और भाषा से जितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं हम उसको भी लिए हुए हैं और डिटेल में पूरा बताएंगे। और वीडियो बिल्कुल स्किप ना करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत बेनिफिट होने वाला है वीडियो से। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे भाषा भाषा क्या है, ये पूछता है कि भाषा प्राथमिक रूप से क्या है, मौखिक है। और भाषा क्या है, स्वतंत्र है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जाता है कि भाषा का प्राथमिक रूप क्या है। तो भाषा जो प्राथमिक रूप से क्या है, वो मौखिक है और स्वतंत्र है। भाषा क्या है, स्वतंत्र है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को क्या करते हैं, दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, रखते हैं, अपने विचारों को कहते हैं। यही होता है हमारा भाषा। अब आते हैं यहाँ पे हम अगला पॉइंट की बात करते हैं। भाषा के माध्यम से ही हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और चिंतन करते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट में है कि जो भाषा है ना, उसके ही माध्यम से हम चिंतन करते हैं। जब भाषा नहीं रहेगा, भाषा हमें मालूम नहीं रहेगा, तो हम चिंतन क्या करेंगे। तो सबसे पहले भाषा के माध्यम से ही हम किसी भी चीज़ को महसूस करते हैं। अगर कोई बात कह दिया हमको, तो हम सोचते हैं कि अगला बंदा हमको ये बात बोला है, तो उसकी बातों को हम समझ भी सकते हैं और उस पर हम चिंतन भी कर सकते हैं। तो भाषा के माध्यम से ही पॉसिबल हो सकता है महसूस करना और चिंतन करना। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है, और ये इससे क्वेश्चंस बना हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, भाषा क्या है, अस्थिर है, जिससे हमेशा बदलाव होता रहता है। यहाँ पे ये है कि जो भाषा होता है ना, वो अस्थिर है। जैसे कि अगर आप, हमारे जो भारत देश है उसमें बहुभाषिकता, विविधता पाई जाती है। अगर हम अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्टेट में जाते हैं, तो हमारी जो भाषा होती है ना, बोली होती है, वो बदलती रहती है, कभी वो स्थिर नहीं रहती है। एक ही भाषा हम अपने भारत में नहीं बोलते हैं। अगर हम अदर स्टेट में जाते हैं, बंगाल में जाएं तो बंगाली, अगर हम उड़ीसा में जाएं तो उड़िया, तमिलनाडु तो तमिल, वहाँ पे मलयालम। तो ऐसे ही हम भाषा चेंज होता रहता है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। ये स्थिर नहीं है, ये अस्थिर है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहा है, अगर बनता है यहाँ से क्वेश्चन कि भाषा स्थिर है, तो बिल्कुल नहीं, भाषा अस्थिर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, भाषा क्या है, अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है। जो भाषा होता है वो सीखा हुआ और अर्जित किया हुआ। अर्जित मतलब कि हम जो कि किसी दूसरे से, अपने आसपास पड़ोसी, अपने घरों में से, है ना, हम क्या करते हैं कि भाषा को अर्जित करते हैं, सीखते हैं। तो ये हुआ कि भाषा क्या है, अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, बच्चे के स्कूल की भाषा और घर की भाषा में समरूपता होनी चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे, जो घर की भाषा है, मतलब कि जो मातृभाषा है उसमें, और जो स्कूल की भाषा है उसमें समरूपता होनी चाहिए। उसमें ये नहीं कि हम, अगर मातृभाषा, हम बच्चा जो है स्कूल में जा रहा है और वो मातृभाषा बोल रहा है, तो नहीं, उस पर मना नहीं करना चाहिए कि तुम अपने घर की भाषा यहाँ पे मत बोलो, सिर्फ स्कूल की भाषा चलेगी, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो है उसको समरूपता होनी चाहिए उसमें। तो ये फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चंस बना हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, भाषा सांस्कृतिक अनुभव पर आधारित होती है। यहाँ पे जो सांस्कृतिक अनुभव की बात, जैसे कि हमारे जो देश है, भारत देश, इसमें विभिन्न प्रकार के ना, हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, त्यौहार होते हैं, और विभिन्न प्रकार की जो विविधताएं पाई जाती हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, या हमने कोई भी अगर भाषा सीखता है, तो सांस्कृतिक अनुभव अपने जो है हम उसके माध्यम से भी हम सीखते हैं। जैसे कि अगर कोई त्यौहार है, कोई फेस्टिवल है, तो उसके थ्रू भी हमको भाषा सीखने को मिलता है। जैसे अगर दीपावली है, तो उसके माध्यम से हम ये समझते हैं कि ये दीपक है, ये पटाखे हैं, ये कपड़े हैं, ये मिठाइयाँ हैं, ये जो भी कुछ है आपस में मिलजुल। अगर ईद का फेस्टिवल है, तो आपस में मिलने जुलने की बात होती है। तो ये भाषा के माध्यम से ही पॉसिबल होता है, और यही होता है, सांस्कृतिक अनुभव पर आधारित होता है ये। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। भाषा बहुत महत्वपूर्ण है,
अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात होती है कि भाषा सीखने के लिए भाषा क्या है, समृद्ध परिवेश, बोर्ड चार्ट होर्डिंग महत्वपूर्ण है। जैसे भाषा सीखने के लिए आपको कोई ये जरूर नहीं है कि स्पेशल क्लास दी जाए, स्पेशल बुक आपको पढ़नी है, स्पेशल एक टीचर के पास जाना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। भाषा सीखने के लिए हमें जहाँ हम रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम हैं ना, वहीं पे उसके चारों तरफ, जैसे कि सपोज दैट अगर मान लीजिए हमारे इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलता है, अगर कहीं चले जाइए तो वहाँ पे होर्डिंग, जैसे कि आपको एरो बना के दी गई होगी कि ये दाएं मुड़ना है, यहाँ से बाएं मुड़ना है, या फिर इस लोकेशन से ये लोकेशन 500 मीटर दूरी पे है या 4 किलोमीटर दूरी पे है, वहाँ पे लिखा रहता है। ये चार्ट होर्डिंग होती है, चार्ट लगा होता है बहुत जगह। और जो बोर्ड लगा होता है, जैसे कि जो चुनाव होता है उसमें आप सब देखते होंगे, नेता लोग जो होते हैं वहाँ पे लिखा रहता है कि हमारा जो है नेता ऐसा है, हमारे हमारे बेटे को वोट दीजिए या फिर इसे विजयी बनाइए, फिर ये कर्मठ है, ईमानदार है, जो भी कुछ है। ये भाषा के माध्यम से ही तो हम सीखते हैं ना। तो ये जो बोर्ड लगी होती है जगह जगह, किसी भी चीज़ का बोर्ड होता है, सिर्फ चुनाव की ही बात नहीं हो रही है, नेता की बोर्ड नहीं, किसी भी चीज़ का। जैसे कि हम कोई शॉपिंग मॉल है, उसके सामने बोर्ड लगी हुई है, आपके चारों तरफ ही कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आप भाषा सीखते हैं। इसी को बोलते हैं समृद्धि परिवेश में जी हम भाषा को सीखते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसके माध्यम से भी हम भाषा सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा क्या है, भाषा अगर पूछते हैं कि भाषा क्या है, तो भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है और व्यवस्थाओं की भी व्यवस्था है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर यहाँ से बनता है कि भाषा क्या है, तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि भाषा व्यवस्थाओं का भी व्यवस्था है। और तीसरा पॉइंट नेक्स्ट है यहाँ पे कि प्रत्येक भाषा का क्या होता है, व्याकरण होता है। अगर हम संस्कृत की बात करते हैं तो उसकी भी व्याकरण है, हिंदी की बात करें तो उसका भी व्याकरण है, इंग्लिश का बात करें उसका भी व्याकरण है। तो मतलब जितनी सारी भाषाएं होती है ना, उनकी अलग अलग व्याकरण होता है। व्याकरण के बिना जो है, ऐसे तो भाषा हम अर्जित कर लेते हैं, लेकिन जब अधिगम की बात आती है, लर्निंग की बात आती है, तो उसमें व्याकरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए प्रत्येक भाषा का क्या होता है, व्याकरण होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक भाषा की एक लिपि होना आवश्यक नहीं है। अब जैसे कि जो हिंदी भाषा की जो लिपि है, ये नहीं है कि इसी लिपि के थ्रू हम जो है सारी भाषाओं को हम सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि हुई, पंजाबी की अगर हो गई गुरुमुखी हो गई, तो ऐसे ही रोमन लिपि हो गई। तो ये सब चीज़ें क्या होती है ना कि हमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक विषय के एक जो लैंग्वेज है, एक भाषा है, उसमें जो है एक ही लिपि है। वो अलग अलग जो है भाषाओं की अलग अलग लिपि भी होती है। ये प्रत्येक भाषा की लिपि होना कोई जरूर नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। और हिंदी भाषा की क्या है, राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। तो फ्रेंड्स, ये भी पूछा गया था सीटेट में कि हिंदी भाषा, हिंदी भारत की क्या है, तो हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे फ्रेंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सीटेट अब यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्योंकि पिछले के पेपर में जब एनालिसिस की ना, तो हमें यहाँ से क्वेश्चंस ही हमको देखने को मिला। तो सोचे हम इस पे क्वेश्चंस भी बना दें और समझा दें, ताकि आपको अगर आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें अगर यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं तो कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़ेगा और आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो हमारी जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, ये भी पूछा गया था कि कौन से अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। और यहाँ पे कौन कौन से वो भाषाएं हैं, तो असमिया है, बंगला है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़ीसा, नेपाली, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली। तो यहाँ पे आपके 22 भाषाएं हुए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसको जो है फ्रेंड्स, एक दो बार अगर 3 बार इसको देख लेंगे, अगर रिवाइज कर लेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर एक नज़र भी पढ़ा रहता है ना, तो हमें वहाँ ऑप्शंस में अगर दिख जाता है तो समझ में आ जाता है कि ये नहीं है, ये है, तो हम उस पर टिक कर सकते हैं, सही उत्तर दे सकते हैं। लेकिन हमको कम से कम 3 या 4 बार इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से क्वेश्चंस बना हुआ था कि शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं। ये तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, ये तो ठीक है। लेकिन जो शास्त्रीय भाषाएं हैं उनमें कौन कौन सी भाषा है, तो जो तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है और उड़िया है।
ये क्या है, शास्त्रीय भाषाओं के लिस्ट में रखा गया है, ये हमारे शास्त्रीय भाषाएं हैं। अब यहाँ पे हम चलिए क्वेश्चंस के माध्यम से समझ लेते हैं, क्वेश्चंस बना लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कर लें कि निम्न में से कौन सी भाषा के विषय में सत्य नहीं है। और सबसे पहले ये समझने की बात है कि अगर पेपर में हम सीटेट का एग्जाम में नहीं वाले क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाते हैं, तो जो अगर नहीं वाले क्वेश्चंस पूछें तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, ताकि नहीं पे जो हमको टिक कर लेना है, ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है। प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन है, भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम आपको बताए थे कि प्रत्येक भाषा का लिपि होता है, ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। ये ऑप्शन जो गलत है यही हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पे सत्य नहीं है ये पूछा गया है। भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है, बिल्कुल होता है प्रत्येक भाषा का व्याकरण। और भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक है, हमने पहले ही पॉइंट में नोट किए कि भाषा प्राथमिक रूप से क्या है, मौखिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, ये सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है अवधी, नागपुरी, बोडो, राजस्थानी। तो जो संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है वो बोडो शामिल है। अवधी, नागपुरी, राजस्थानी फ्रेंड्स आपको हम ऊपर जो 22 भाषाएं बताए हैं उसमें ना ही अवधी है, ना ही नागपुरी है, ना ही राजस्थानी है, सिर्फ बोडो है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। जो हम आपको ऊपर पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चंस भी बनाए हैं, ताकि जो आपको जो ऊपर समझाए हैं वो क्वेश्चंस के माध्यम से आपको और अच्छे से बेहतर समझ में आ जाए। यहाँ पे है, भाषा से क्या अभिप्राय है। भाषा विज्ञान की व्यवस्था है, व्यवस्थाओं का व्यवस्था है, विकासात्मक, व्याकरणात्मक है, अक्षर और ध्वनियाँ है। तो यहाँ पे भाषा विज्ञान की व्यवस्था है, ये बिल्कुल नहीं होगा। विकासात्मक, व्याकरणात्मक है, ये भी नहीं होगा। अक्षर और ध्वनियाँ, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आपको हम वहाँ पे वन लाइनर जो समझाए हैं उसमें बताए हैं कि भाषा क्या है, व्यवस्थाओं का व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स ये पेडागोजी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं ना उसी बेस पे ये क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सी एक भाषा की विशेषता नहीं है। फिर यहाँ से जो नहीं का क्वेश्चन पूछ रहा है। भाषा यादृच्छिक है, मतलब कि स्वतंत्र है। भाषा स्थिर है। भाषा सांस्कृतिक अनुभव पर आधारित होती है। भाषा एक अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी एक भाषा की विशेषता नहीं है। तो भाषा यादृच्छिक मतलब कि स्वतंत्र होता है। भाषा यादृच्छिक का मतलब कि स्वतंत्र होता है। और भाषा स्थिर है, बिल्कुल नहीं। आपको हम बताए हैं भाषा अस्थिर है, क्योंकि हम अपनी अलग अलग स्टेट में जाते हैं तो हमें भाषाओं का चेंजिंग मिलता है, चेंज होता रहता है, और हम भाषा अलग अलग तरह के बोले जाते हैं। तो हमारे भारत में विविधता पाई जाती है, तो इसलिए अस्थिर होगा, स्थिर नहीं होगा। भाषा सांस्कृतिक अनुभव पर आधारित है, बिल्कुल। हमारे जो भारत देश है उसमें विभिन्न प्रकार के जो सांस्कृतिक हैं, जो महोत्सव हैं, जो कि हमारे फेस्टिवल्स हैं, जो त्योहारें हैं, वो भी अलग अलग है, अपनी कल्चर भी अलग अलग है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे उसके अनुभव पर भी, उसके सांस्कृतिक अनुभव पर भी हम भाषा को सीखते हैं। भाषा एक अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है, बिल्कुल। भाषा हम जो है अपने जो परिवेश है, समृद्ध परिवेश आपको जो हम बताए हैं, वहाँ पे होर्डिंग के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, वहाँ पे पोस्टर के माध्यम से हम सीखते हैं अपने इन्वायरमेंट में। तो ये क्या होता है, अर्जित करते हैं उस भाषा को। तो भाषा एक अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारा नहीं है, ये विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि भाषा स्थिर है, ये हमारा जो सही है। अब आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षक, पाठ्य पुस्तक, आकलन की जटिलता, भाषा समृद्ध परिवेश। तो भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा शिक्षक। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम भाषा शिक्षक के द्वारा ही हम
भाषा को बेहतर ढंग से, बेहतर तरीके से सीख पाएँ। पाठ्य पुस्तक का होना भी ज़रूरी नहीं है। आकलन की जटिलता बिल्कुल नहीं होगा। भाषा समृद्धि परिवेश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हमें समृद्धि परिवेश, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जो हमारे आसपास जो देखे जाते हैं, जो सीखे जाते हैं अपने आसपास पड़ोस में, अपने परिवार में, अपने से बड़ों से जो हम सीखते हैं भाषा, वही हमारा समृद्धि परिवेश कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है भाषा अधिगम और अर्जन के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाषा अर्जन, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाषा अर्जन क्या है। तो यहाँ पे जो प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये नेचुरल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम भाषा अर्जित करते हैं। अनुकरण जिसे है परिवार, जिसे हम फैमिली में परिवार के साथ रह के अनुकरण के माध्यम से हम सीखते हैं। सहज है और स्वाभाविक है, सिंपल एंड नेचुरल है ये। अनौपचारिक परिवेश, इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में हम सीखते हैं। मातृभाषा या कहिए तो क्षेत्रीय भाषा, मदर टंग जिसको हम बोलते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि अपनी भाषा को हम क्या करते हैं, अर्जन करते हैं। ये अधिगम और अर्जन दो होते हैं। तो ये पहले भाषा अर्जन है। तो भाषा अर्जित करने के लिए हमें कोई बुक, कोई टीचर, कोई स्कूल, कॉलेज, कोई कोचिंग, ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। हम अनौपचारिक परिवेश के माध्यम से सीखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अर्जित करते हैं भाषा को। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाषा अर्जन क्या है। ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है, हम जिससे कि भाषा को अर्जित करते हैं। अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, परिवार के माध्यम से सीखते हैं, और ये क्या होता है, सहज और स्वाभाविक होता है। हमें इसमें व्याकरण जानने की ज़रूरत नहीं है, और ये अनौपचारिक है। इसके लिए हमें कोई स्कूल, कॉलेजेस की ज़रूरत नहीं है। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा अपने हम मातृभाषा में सीखते हैं, जो मदर टंग होती है, उसके माध्यम से हम भाषा को अर्जित करते हैं। ये होता है हमारा भाषा अर्जन। अब आते हैं भाषा अधिगम के बारे में बात करते हैं। तो भाषा अधिगम क्या है? भाषा अधिगम है, ये द्वितीय भाषा है, सेकेंड लैंग्वेज है ये। और नियम और व्याकरण, रूल एंड ग्रामर होता है इसमें विद्यालय, स्कूल की ज़रूरत पड़ती है। और ये एफोर्ट होता है, मतलब प्रयास जटिल होता है, ये प्रयासपूर्ण होता है। इसमें हम प्रयास करके सीखते हैं, थोड़ा जटिल होता है। और ये औपचारिक साधन, जो फॉर्मल रिसोर्स होते हैं, जैसे स्कूल हो गए, टीचर की ज़रूरत है, स्कूल की ज़रूरत है, हमें बुक की ज़रूरत है, तो की गाइडेंस की ज़रूरत है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, भाषा को अधिगम करते हैं। तो ये होता है भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। आई होप आपको समझ में आया होगा भाषा अधिगम और अर्जन। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स सब में ग्रुप में शेयर करें, और सब्सक्राइब भी करें हमारा चैनल, ताकि और हम मोटिवेट हों और आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो ला सकें। अब इसी के थ्रू, जैसे हम ऊपर हम पॉइंट पढ़ें, क्लियर किए थे, अब उसके बाद से क्वेश्चंस किए थे। अब भाषा अधिगम और अर्जन पे भी हम क्वेश्चंस कर लें, ताकि अधिगम और अर्जन अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, भाषा अधिगम और अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। फिर यहाँ नहीं, सीटेट नहीं वाले क्वेश्चंस जो बहुत पूछता है फ्रेंड्स। तो सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अधिगम और भाषा अर्जन को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। अब ऑप्शन नंबर डी है, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो बिल्कुल सही है, जो भाषा अर्जन है सहज स्वाभाविक होता है, और जबकि अधिगम जो होता है वो प्रयासपूर्ण होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी सही होता है। लेकिन हमको इसमें नहीं पूछा है, यहाँ पर है कि भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। अब यहाँ पे है, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। बिल्कुल सही बात है, हम अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही भाषा को अर्जित करते हैं। सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अधिगम और भाषा अर्जन को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, जो कि नहीं के लिए पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है। अखबार, विज्ञापन, साइन बोर्ड, भाषा प्रयोगशाला। तो आपको हम बताएं कि जो हमारे आसपास पड़ोस है, परिवार, जो परिवेश है, जिसको हम समृद्ध परिवेश बोलते हैं, हमारे चारों तरफ जो है, वहाँ पे चार्ट के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से, होर्डिंग के माध्यम से हम भाषा को सीखते हैं, अर्जित करते हैं। जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे हमें ये साइन ज़रूर मिलता है कि यहाँ से अगर
40 किलोमीटर लखनऊ है, यहाँ से 200 किलोमीटर दिल्ली है, या फिर यहाँ से हमें राइट साइड में मुड़ना है, यहाँ से लेफ़्ट साइड में मुड़ना है। ये चीज़ें जो होर्डिंग लगी होती है उसके माध्यम से भी हम सीखते हैं। या फिर बड़ा बड़ा पोस्टर लिखा रहता है कि यहाँ पे आपका इस एरिया में आपका स्वागत है, तो बहुत बड़े बड़े जो लगे होते हैं, बोर्ड लगे होते हैं, उसके माध्यम से भी। अगर हम आपके आसपास में जो अखबार है, आप किसी के कहीं अगर जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, आपको कोई पेपर पे देता है, आपने देखते होंगे पेपर पे अक्सर ज़रूर कुछ खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो अखबार के माध्यम से भी आप भाषा सीखते हैं, विज्ञापन के माध्यम से सीखते हैं, जो साइन बोर्ड आपको बताए हैं उसके माध्यम से सीखते हैं। लेकिन भाषा प्रयोगशाला इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। हम भाषा प्रयोगशाला के माध्यम से ये लागू नहीं करता है। तो ये है कि हमारा जो परिवेश है उसमें बिखरी मिलती है, अखबार में मिलता है, विज्ञापन मिलता है, साइन बोर्ड मिलता है, लेकिन भाषा प्रयोगशाला नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको क्वेश्चंस बहुत पसंद आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। कैसे? बड़ों की परिपक्व भाषा से? बिल्कुल नहीं। बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण से? बिल्कुल नहीं होगा। परस्पर अंतःक्रिया से? परस्पर प्रश्नोत्तरी से? प्रश्नोत्तरी का तो इसमें कोई बातें नहीं होती है। तो यहाँ पे जो संयुक्त परिवार है जिसमें कि दादा दादी और पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो संयुक्त परिवार कहलाता है। और इसमें हम परस्पर अपने दादी से, नानी से, बच्चे जो क्या करते हैं ना कि अपने दादी से कहानियाँ सुनते हैं, नानी के घर जाते हैं वहाँ कहानियाँ सुनते हैं, अपने बड़ों से, अपने पापा से, अपने मम्मी से कुछ न कुछ वो सीखते रहते हैं बच्चे। तो जितने बड़ा परिवार होगा ना, तो बच्चों का क्या होगा, उनका भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा। तो ये ज़्यादातर हम गाँव में देखने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा जो है संयुक्त परिवार पाया जाता है, और यहाँ पे बच्चों की जो भाषा होती है बहुत बेहतर होती है, क्योंकि यहाँ पे अपने से बड़े कई सारे लोग होते हैं और समृद्धि पूरा परिवार होता है, बड़ा परिवार होता है, तो उसमें अलग अलग तरह के अलग अलग चीज़ें सीखने को हमको मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि परस्पर अंतःक्रिया के माध्यम से हमारा क्या होता है कि भाषा बेहतर होता है। तो संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है परस्पर अंतःक्रिया से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा क्वेश्चंस, और ये कंटेंट समझ में आया होगा। ये पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स, ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें। और सीटेट में जो हमारे 1 या 2 नंबर से मेरे भाई बहन का रह गया है, उनको इस बार बिल्कुल क्लियर करना है, अच्छे अंक लाना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि हम और अच्छे से वीडियो लाएँ और आप सब तक पहुँचे, और आप अच्छे से स्टडी करके अच्छा नंबर ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।